नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 एसएसटी चैप्टर वाइज चल रही है, उसका क्लास 8 का चैप्टर 2 है आज का वीडियो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हमारे चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम से जुड़े रहने पर सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई हो जाएगा व DSSB KVS के एसएसटी सब्जेक्ट के पोर्शन में 90 से 95% तक नंबर मिल जाएंगे। ओके, सो आप विश्वास के साथ बने रहिए और आप इस वक्त जो चल रहा है, जो मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ बुक से पूरा, वो आप पढ़िए और नोट्स कैसे बनाना है ये भी बता रहे हैं। जो अंडरलाइन करेंगे वही नोट्स में लिख लेना है, लेकिन पढ़ना तब भी पूरा पड़ेगा क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं और कंसेप्ट अच्छा और बनाने के लिए बस एक ही तरीका है, एनसीईआरटी पढ़िए। एक बात और कहनी थी कि एनसीईआरटी जो हमारा चैनल का नाम है एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे नाम क्या है इसका। ये इसलिए बनाया है कि एनसीईआरटी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 80 से 90%, 10% वहाँ के एससीईआरटी जिस भी राज्य का होता है पूछ लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि सीटेट 3 बार होने के बाद मैंने ये नहीं डिसाइड किया कि हमें चैनल बनाना है। मैंने इसलिए चैनल बनाया क्योंकि एनसीईआरटी मुझे पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा लगा और इतने अच्छे से लिखा है कि बस मेरे अंदर आया ये सबको बताना चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने चैनल बनाया और एनसीईआरटी को ही बेस बनाया है और अदर किसी चीज को नहीं। इसलिए टीचिंग लाइन भी पढ़ाएंगे। टीचिंग लाइन के जो भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम्स होते हैं, वो सारे इस चैनल पर होंगे। मेन फोकस रहेगा सीटेट और DSSB और केवीएस। ओके, सो शुरू करते हैं। लेसन का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये देखो मैंने थंबनेल में भी लिख दिया था कि यहाँ वैसे 6 से ही पूरा इंपॉर्टेंट है पूरा, लेकिन जहां से बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लिख दिया था। अच्छा, बीपीएससी टायर 4.0 जो होने वाला है लगभग दिसंबर में हो सकता है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि जो इससे पिछला पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा बात कर लेते हैं। जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, इसलिए और एनसीईआरटी से 80 से 90% आए हैं। एससीईआरटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, उसी से हो जाता है। कुछ अपने कॉमन सेंस पर हो जाएगा, इसलिए 95% तक हो जाएगा बीपीएससी में भी। तो जो स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, वो भी ये देख सकते हैं। और मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने 6 to 12 एसएसटी अच्छे से 6 महीना तक रगड़ के खूब पढ़ी है और मैंने कभी नहीं सोचा था हम चैनल खोलेंगे और पढ़ाएंगे, लेकिन इतना अच्छा हमको लगा, इतना ज्यादा कि बस लगा कि हाँ सबको पता होना चाहिए और सबको ये तरीका बताना चाहिए। ओके, देखो कुछ भी पढ़ना तो उसको थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ना, एकदम प्रैक्टिकली, जैसे लगे कि हम वहीं पे हैं, साक्षात देख रहे हैं, तब बहुत मजा आता है। कोई भी सब्जेक्ट, चाहे एसएसटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, एसएसटी में ज्योग्राफी हो और या हिस्ट्री हो और इसके बाद इकोनॉमिक्स हो, सब बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक यानी व्यापार करने आए थे जो कंपनी, नाम अभी उसमें नहीं लिखा है तो नाम नहीं बोलते, सिर्फ इसका अर्थ समझते हैं। जब व्यापार करने आए थे, फिर साम्राज्य तक यानी कई राज्यों को कैसे साम्राज्य में बदल लिया और कंपनी सत्ता स्थापित कर ली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी वाकई में बहुत बहुत अच्छा है और बचपन में जिसने पढ़ा भी होगा, बचपन मतलब 9th 10th 6th 7th, तो उतना कायदे से नहीं पढ़ता और न वो उम्र होती है उतना कायदे से समझ पाए और न टीचर ही उतने अच्छे होते हैं कि पढ़ाएं। सो लेकिन आप लोग जब बनिएगा टीचर तो कायदे से पढ़ाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब सॉरी
मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। अंडरलाइन कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन हम लोग करते चलेंगे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जो वर्तमान भारत है, इस समय जो भारत है, उस पर एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उन्होंने 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। ये हम पिछले में भी पढ़ चुके, पिछले चैप्टर में भी, कि जब शासक कमजोर होता है, जो छुटभैये होते हैं सूबे जमींदार जो भी लोग, तो ये अपने आप को समझने लगते हैं कि अब हम स्थापित करेंगे शासन। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, केंद्र के रूप में ज्यादा समय तक नहीं रही। 18वीं, ये हम अंडरलाइन कर देते हैं, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी आधा 18वीं सदी यानी 1757 की बात हो रही है। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? देखो, ये बच्चों का है तो बच्चों के हिसाब से रहते हैं। कंपनी के रूप में आए थे तो सबको पता है। यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए? वो नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पर इलाके पर कब्जा करके यहाँ रहें, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि ये स्वामी बन बैठे? तो यही बताया गया, इसी चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये बता देते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कैसे शुरू करती है, ये व्यापार से युद्ध तक की बात कैसे आई, प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे कैसे, कंपनी का फैलता शासन, टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान को बोला जाता है टीपू सुल्तान को बोला जाता है शेरे मैसूर, तो क्यों बोला जाता है, ये सब पढ़ेंगे। मराठों से लड़ाई, सर्वोच्चता का दावा करते थे ना अंग्रेज, तो ये पढ़ेंगे। विलय नीति कैसी थी, विलय नीति पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। नए शासन की स्थापना, कंपनी की फौज और निष्कर्ष, फिर बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। अब ये पढ़ लेते, देखो एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, एक एक पॉइंट पढ़ना है। ओके, लिखा है चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना है, देखिए लिखा है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। ये कैप्टन आए हुए हैं, तो बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। ये पता ही होगा, 1857 में जो है जब विद्रोह हुआ था, तो वहां पे जो बहादुर शाह जफर है उनको लेकर गए, काफी बूढ़े थे, तो इनको लेकर गए दिल्ली में सिंहासन पर बैठाल के, और कह दिए ये हमारे राजा रहेंगे। अच्छा, उसमें आगे तो आप पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें अगर जो जाट हैं और सिख हैं, उस विद्रोह में अगर शामिल हो जाते तो अंग्रेज उसी समय बाहर हो जाते। लेकिन क्या हुआ था कि अंग्रेज हमेशा बांटो और राजनीति करो, ये उनकी नीति रही है, जो आज के कुछ नेता भी कर रहे हैं। खैर ये अलग बात है। तो वो क्या किए कि सिखों को कहें, क्योंकि सिख जो है मजबूत तो होते ही हैं, काफी सिख हैं, जाट हैं, शरीर से एकदम
और तो उन्होंने कहा कि ये बहादुर शाह जफर, ये मुगल बादशाह को अपना बना रहे दिल्ली का राजा, आप इनके साथ जुड़ेंगे, आपके गुरु को इन्होंने मारा था, इन्हीं के वंशज ने। तो उससे वो लोग भड़क गए, वो उस विद्रोह में नहीं शामिल हुए, जिससे विद्रोह जो है बाद कुछ ही समय तक जफर बने शासक, फिर अंग्रेजों ने फिर कब्जा कर लिया। ये आप आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता दिए ताकि इंटरेस्ट बना रहे। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। देखो अब चैनल है तो चैनल जिनको कुछ नहीं आता, जीरो है, उनको लेकर भी चल रही है, इसलिए सारी बात इसमें बोली जाएगी। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। देश छोड़ने के लिए उनको फरमान दिया। देखो एज काफी थी, मुगल बादशाह थे, शायद मारते तो और ज्यादा विद्रोह भड़कता, तो इनको जो है नहीं मारे और उनके बेटों को उन्हीं के सामने मार डाला। जो लोग कहते हैं अंग्रेज ऐसा वैसा, सोच लो, छोटी छोटी बात पर किसी को मानना सही थोड़ी ना होता है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो मेन हमारा टॉपिक है जो अभी हमने बताया था। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर, अर्थात देखो चार्टर का मतलब जिनको नहीं पता है ये भी एनसीईआरटी ने लिख दिया। ये देखिए, एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। मीन्स ये कंपनी ही तो थी, बाद 1600 में इसमें वहां से इजाजत मांग ली कि हमें यहाँ पे व्यापार करना है। कंपनी, क्योंकि लोकतंत्र वहां राजतंत्र दोनों मिक्स था ना, जिससे कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। पूर्व में व्यापार करने का। ये देखिए, ये चित्र देखिए, ब्रिटिश आइसलैंड है यहाँ, और ये किस साइड में जा रहा है, पूर्व में, भारत इधर है। हमने पहले बताया था ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये इस साइड से आ रहा है, पूर्व की बात हो रही है, एटलस के हिसाब से पूर्व की बात हो रही है। एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार मतलब बस यही यहाँ पे व्यापार करेगा इंग्लैंड की कंपनी, और इंग्लैंड की ही कोई और कंपनी नहीं आएगी। एकाधिकार इसे बोलते हैं, एकाधिकार। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी को से होल्ड नहीं कर सकती, यानी कंपटीशन नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। देखो इसको पता नहीं था भारत यहाँ है, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं। ये पूर्व इलाके में समुद्र से जहाज के माध्यम से जाके कहाँ कहाँ व्यापार हो सकता है, कहाँ क्या मिल सकता है, ये खोज करती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। अगर सब नोट्स में लिखोगे तो कितना बहुत मोटा नोट्स हो जाएगा, तो सब नहीं लिखना है, इसलिए कुछ चीजें लिखनी है, मोटा मोटा चीज, जैसे सन भूल जाता है, नाम भूलने का डर रहता है, तो वो सब लिखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, जो कहानी है, वो आपको पढ़ लेनी है, बस वो नोट्स में नहीं लिखनी है। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। भय नहीं था जब ऐसा आदेश मिला। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। वहां उस समय तो यही था। ये देखिए, वाणिज्यिक कंपनियां प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन से ही बचकर मोटा पैसा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी, अभी हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना बंद करने जा रहा है। अच्छा ये देख लीजिए जरा, ये मैप 18वीं सदी में भारत आने वाले रास्ते। 18वीं सदी में भारत आने के जो रास्ते थे वो है, चित्र याद रहता है ज्यादा समय, ये है, ये सब बनाया गया। देखिए मद्रास, मुंबई, भारत का ये चित्र है, ये हिस्सा। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी कंपटीटर तो ना हो तभी कोई सस्ती चीज खरीदी जा सकती है और उसे ज्यादा कीमत पर बेच सकते थे, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जो दूसरे यूरोप के कंट्री थे वो अब वहां की कंपनी का था अपना कि इंग्लैंड का कोई नहीं आएगा, लेकिन यूरोप के और भी कंट्री थे, जैसे हमारे यहाँ डच आए थे, फ्रांस आया था और पुर्तगाली आए थे, तो उनको थोड़ी ना रोक पाया। तो उसी बात पर कहा गया है, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर, ये अंडरलाइन कर लेते हैं, ये जब तक कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। इसलिए सबसे पहले भारत में कौन से यूरोपीय कंपनी आई थी? पुर्तगालियों की, पुर्तगाली कंपनी। ओके, वे गोवा में पश्चिमी तट पर आए थे, और पश्चिमी तट पर कौन है? मैप बनाते हैं, तो हर बार मैप देखने की जरूरत नहीं है, मैप का यही एक तरीका है। सेकंड, ये पहले अंडरलाइन कर दे, मिट गया है, याद रखिएगा। कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगाली जो है यहाँ पहुंच गए। ये याद रखने वाली चीज है, इसलिए नोट्स में लिख लेना, कैप ऑफ गुड होप। अब ये हम हल्का सा मैप बनाते हैं इंडिया की, तो बहुत बेकार बनी, जैसा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और ये पश्चिम में आए थे, पश्चिम में यहाँ पे गोवा है। ओके, तो ये गोवा में पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। कहाँ यूरोपीय व्यापार हुआ था? कंपनी आई थी, व्यापारिक कंपनी आई थी भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी दिशा में, या ऐसे बोल दीजिए कि गोवा में आया था। राज्य का नाम ऑप्शन में है तो गोवा बोलेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल जब तक वो आते आते तब तक ये पहले पहुंच के वहां अपना ठिकाना बना लिए थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा, ये देखिए कौन, वास्को डिगामा की बात आ गई, इससे क्वेश्चन आज भी बहुत बनते हैं। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा व्यापारी था, लेकिन कई नई नई जगह खोजता था, वहां से सस्ती चीजें लेता था, फिर अपनी जगह बेचता था, तो खोजी यात्री ही इसका नाम दिया गया है। खोजी यात्री वास्को डिगामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। कब? 1498 में। ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है बहुत। भारत की खोज कब हुई या भारत की खोज किसने की, ये चीजें पूछी जाती है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। अब देखो, अब यहां से पता चल रहा, पहले पुर्तगाली आए, फिर पुर्तगाली के बाद कौन आए? चलो, 17वीं शताब्दी तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। अब ये भी व्यापार चाह रहे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। कितने? 3 लोग इधर हो गए, अंग्रेज इंग्लैंड आई, 4 लोग हो गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। याद रखना, सूती कपड़े और रेशम। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, एक रूप में याद कर सकते हैं कि मसाले। काली मिर्च, इन्होंने नाम भी लिख दिया है, हो सकता है नाम भी पूछ ले। काली मिर्च, क्योंकि मसाले में तो बहुत होते हैं मसाले। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी।
यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। जरूर, जाहिर सी बात है, उत्पादन तो एक लिमिट तक होगा ना। जब चीजें ज्यादा डिमांड में आएंगी, ज्यादा मांग और सप्लाई पर है, क्या डिमांड और सप्लाई पर ये काम है पूरा। तो जब ज्यादा डिमांड होने लगी तो रेट बढ़ने लगा। भारतीय बाजारों उससे मिलने वाला मुनाफा गिने, भारतीय बाजार में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था, वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। यही एक तरीका था कि अपना बनाए रखने के लिए जो प्रतिस्पर्धी हैं उनको खत्म कर दो, हम अकेले बचे। आगे बढ़ते हैं। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी 17वीं 18वीं याद रखिएगा, 17वीं की बात हो रही है यानी 1600 समथिंग की बात, 18वीं की बात हो रही है 1700 समथिंग की बात, ये ऐसे याद रखिएगा। सन तो पूरा याद रखना, लेकिन ऐसे बता 17वीं 18वीं सदी बोली गई है तो ऐसे याद रखना। यानी जितना नाम लिखा है 17वीं लिखा तो एक कम कर देनी, 1600 कुछ समथिंग में की बात हो रही है, 18वीं यानी 1700 कुछ की बात हो रही है। जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती थी देखो, जहाज डुबो देती जब मौका मिलता था, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों, आगे बढ़ते हैं। देखो पूरा पढ़ाएंगे, एक भी नहीं छोड़ने वाला है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। एक बात छूट गई, कंसेप्ट ही टूट जाएगा, पूरा कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। की मदद से चल रहा था। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। क्या होता था? यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। देखो हथियारों की जरूरत होती थी और व्यापारिक चौकियों की को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। इतना ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था होती थी। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में, अपनी बस्तियां यानी जहां ये उत्पादन का और माल सप्लाई का ये सब काम करते थे और इनके लोग जो थे बस्ती टाइप का बसाते थे, उनकी बात बता रहे हैं। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने यानी इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। स्थानीय शासक जो उस समय थे हमारे यहाँ भारत में, उनसे भी टकराव होने लगे क्योंकि किलेबंदी जब करने लगोगे तो जो यहाँ के शासक थे उनको भी शक होता था कि सेना और सब कुछ रखा जा रहा है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। व्यापार और राजनीति अलग नहीं रख पा रहे थे। अब फिर आगे टॉपिक है कि फिर व्यापार कैसे शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है जिक्र ज्यादा, और कंपनियों का नहीं, सिर्फ नाम बता दिया गया कब कौन आया, पहले कौन आया। ओके, तो पहले आए थे पुर्तगाल, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए फ्रांस। याद रखिएगा कैसे, पहले आए पुर्तगाल, एक सेकंड, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, अंग्रेज बेचारे फंसे हुए थे वो, अब आए, और फ्रांस। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको जो याद करने का तरीका है वो बता देते हैं एक लाइन में। पड़ गए अंडे फ्रांस पे, कैसे याद करेंगे? पड़ गए अंडे फ्रांस में, पड़ गए अंडे फ्रांस में।
अब ये कंपनी की स्थापना को पढ़ेंगे। पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंसा कंपनी की स्थापना को लेकर याद करने का तरीका है। पुत्र अड़ा डैड फंसा, इसको कैसे याद करेंगे ये बताते हैं। ये पहले क्लियर कर दे तब ये टॉपिक पढ़ाते हैं। ये टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं, पहले ये बता दे। कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना पुत्र अड़ा डैड फंसा, पा से हो गया पुर्तगाल, त्रा छोड़ो, आ से अंग्रेज, रा से डच और सा से फंसा, फंसा, फा से पहला अक्षर ही सबका लेना, फा से हुआ फ्रांस। तो कौन सी कंपनी का स्थापना सबसे पहले हुई थी, क्रम अगर जो याद करना है तो इसके ये लाइन याद रखना, पुत्र अड़ा डैड फंसा। तो जो पहला अक्षर है उससे कंपनी का नाम निकालेंगे। पू से हो गया पुर्तगाल, अड़ा का आ से हो गया अंग्रेज, डैड का डे से हो गया डच और फंसा का फा से हो गया फ्रांस। तो ये कंपनी है, ये आप चाहे नोट कर लीजिए क्योंकि लिखने में तो काफी अच्छे से लिख नहीं गया है, लेकिन आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और ये टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, व्यापार शुरू करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1661 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई, ये आप नोट करिए। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, व्यापारियों को उस समय फैक्टर कहते थे, फैक्ट्री से फैक्टर निकला। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर, ये याद रखिए वेयर हाउस था, या नोट कर लीजिए या ऐसे ही याद रखिए। वेयर हाउस क्या था, वेयर हाउस फैक्ट्री में रहता था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हुआ। यहीं पर उसके दफ्तर से जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। यहीं पे दफ्तर, यही मतलब ऑफिस बना दिया गया। और जैसे व्यापार फैलता गया, कंपनी ने सबके लिए कहा कि यहीं पे बसने शुरू कर दो ताकि आसान रहे। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। देखो 1651 में फैक्ट्री बनाई और 1696 में कंपनी ने जो आबादी बसाई थी उसके चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। मुगल अफसर जो थे उनको रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। ये होता है व्यापार, जितना रिश्वत दिया उससे कई गुना बढ़िया जमींदारी खरीद के फिर उस पर अपना टैक्स कमाएंगे। अभी देखना आगे क्या होता है। इनमें से एक गांव कोलकाता था, एक गांव, ये गांव ही सब था, आज शहर बन गया। कोलकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। नहीं, कोलकाता नहीं, इसको एक सेकंड, कलकत्ता से कोलकाता तो अब हुआ है। इनमें से एक गांव कालीकाता था, याद रखना कोलकाता का है। कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना।
कलकत्ता, जो आज कोलकाता बोला जाता, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। पता नहीं क्या कहानी बताएं कि बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दो। फरमान का मतलब होता है एक शाही आदेश, इसी को बोलते हैं एक शाही आदेश, फरमान का मतलब होता है। पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाया। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। शुल्क मुक्त का जो व्यापार करने का अंग्रेजों को ही मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी। कंपनी के जो अफसर होते थे निजी तौर पर अपना अलग जो व्यापार चलाते थे उनको ये सब छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। वो भी क्या शुल्क नहीं देंगे, ऐसे करेंगे। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। जब कोई शुल्क ही देगा ही नहीं, टैक्स ही नहीं देगा, शुल्क फीस या टैक्स के रूप में समझ सकते हैं, तो फिर राजस्व जो रेवेन्यू बोलते हैं वो आया ही नहीं बंगाल में। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। ये फिर बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, याद रखना, विरोध क्यों ना करते, ये बताया गया। आगे बढ़ते हैं, पहले ये चित्र के बारे में समझते हैं। मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र। पहले तो हाथ से ही बनाते थे। ये मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। आगे बढ़ते हैं, आगे है व्यापार से युद्ध तक। आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यापार से युद्ध तक, यानी व्यापार करने आए थे फिर युद्ध में कैसे लिप्त हो गए। ये फोटो जो है ये है रॉबर्ट क्लाइव की, ये आप देख लीजिए। ये फोटो जो है ये है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव, फोटो से जुड़ा तो कुछ पूछेंगे नहीं, वो भी इनके। व्यापार से युद्ध तक 18वीं सदी की शुरुआत में, 18वीं सदी की शुरुआत में 1700 समथिंग, कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। कंपनी और नवाबों के जो है टकराव काफी बढ़ गया था क्योंकि शुल्क नहीं देते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। याद रखिएगा, ये मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। नजराने क्या होता है, ये उपहार टाइप का होता है और ये पहले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, शायद क्लास 6 में पढ़ाया गया। ओके, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। सिक्के ढालने भी चाहते थे और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक भी दिया। कंपनी पर किन्होंने रोका ये सब चीज, नाम याद रखने का, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब, ये सब बंगाल के नवाब। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। ये याद रखिएगा, वो तो पहले भी बताया जा चुका। और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। जब पैसा नहीं तो सेना कैसे, फिर कैसे शक्तिशाली रहेगा एक शासक।
कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ये देखो, उंगली पकड़ाया, गर्दन पकड़ने लगे। इतिहास को ऐसे पढ़ते हैं। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। खुद ही विक्टिम बन गए। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ। अंततः ये सब टकराव बढ़ते गए तो प्लासी का युद्ध इसका निष्कर्ष निकला। ये हम लोग नोट कर लेते हैं। ये आबादी बढ़ानी पड़ेगी, गांव खरीदने। कंपनी को इस बात का यकीन था और इसने पहले ही विक्टिम कार्ड खेल दिया कि हम जो है व्यापार तबाह हो रहा है और ये शुल्क नहीं दे सकते। अच्छा, अब एक कठपुतली क्या होती है ये समझते हैं। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर लोग कठपुतली कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं हम लोग। 1757 से ही शुरू नहीं हो रहा, 1756 से हम लोग शुरुआत करेंगे। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला नोट कर लेते हैं। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। चाहते थे कि वही जो प्रतिद्वंदी हैं, जो उनको नहीं पसंद कर रहे हैं, उन्हीं के अंदर हैं, उन्हीं में से किसी को नवाब बनाने का ऑफर दे दिया जाए। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित, याद रखिएगा, 30,000 सिपाहियों के साथ हमने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर दिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख किया। कलकत्ता में जो उनका किला था वहां पे कब्जे के लिए रुख किए। फिर क्या हुआ पढ़ते हैं। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। जब कलकत्ता में छिन गया, खबर आई, तो जो मद्रास में तैनात थी कंपनी के अफसर लोग, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को वहां से भेज दिया। चलिए ये पूरी बात पढ़ ले, फिर चित्र पर जाएंगे। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। जो इनकी सेना थी, नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। सौदेबाजी की गई। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की
कारगुजारियां भी थी। देखा, मिल गया। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अभी इसके साथ भी क्या होगा आगे पढ़ना, इसको भी हटा दिया जाता है। सिराजुद्दौला की फोटो चलो देख लेते हैं। ये है कुछ, ये देखिए। अब आगे आते हैं, ये देखिए महान्यायालय का कक्ष, देखिए कैसे पहले होता था। महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है, यहाँ पे बैठकें होती थी। ये देखिए हाउस, सीढ़ियों पर और लोग बैठे हैं और ये यहाँ पे बैठे हैं। चलिए यहाँ पढ़ते हैं जरा, क्या आप जानते हैं, जरा से भी पढ़ लेते हैं। प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम प्लासी था, यानी पूरा पा था, और ये वाला सा था। प्लासी का जो नाम था पहले ये था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। क्योंकि प्लास के फूल पर नाम था। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता था। ये सब बातें याद रखना। देखो, एक भी लाइन भी नहीं छोड़ने वाला है, पूरा पढ़ेंगे आपके साथ, हम आप सब लोग पढ़ेंगे। प्लास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। जो नेचुरल रंग है वो प्लास के फूलों से ही बनाया जाता है। तो ये याद रखना, जो प्लासी है वो प्लास के फूलों पर नाम रखा गया है। अंग्रेजों ने नाम बिगाड़ कर उसको प्लासी आधा पा कर दिया और उसका भी चेंज कर दिया। आगे बढ़े, आगे है संपन्नता का आश्वासन। देखो, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, भले वीडियो थोड़ा लॉन्ग क्यों ना हो जाए। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। जो इंग्लैंड के लोग ही थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासकीय महत्वाकांक्षा, यानी शासन में रहने की जो महत्वाकांक्षा थी, उसको बहुत संदेह से और विश्वास के साथ देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में ये याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोच कर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। बता रहा है कि हाँ, हम पूरा कब्जा कर सकते हैं। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। ये बता रहे हैं, वहां के सम्राट को लेकर लिखा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे है, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। याद रखिएगा, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। अब इसके साथ भी क्या होगा अभी पढ़िएगा। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, वो शासन नहीं करना चाहता था अभी भी। उसका मूल, वो कठपुतली बैठाना चाहता था। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अच्छा, ऐसे विदेश में जो विदेशी कई कंट्री हैं, खासतौर पर अमेरिका और भी कई कंट्रियां हैं, चीन, ये तो कंट्रियां भी हैं जो अदर कंट्री में जो भी कमजोर होती है वहां पर भी अपनी कठपुतली बैठाना चाहते हैं। जैसे अभी की बात करें तो
जो अमेरिका है वो बांग्लादेश से एक एरिया चाहता था, वहां अपना पनडुब्बी कुछ लगाना चाहता था, जिससे नजर हम चीन पर रखें, जबकि नजर उसको भारत पर भी रखनी थी। और चीन पाकिस्तान में बनाए हुए है कि हम भारत पर नजर रखें और जगह पर। तो ये सब पहले भी होता था, आज भी होता है। कठपुतलियों को बैठाल के अपने उस पर नहीं रहना चाहते, ताकि विद्रोह कहीं हो जाए तो फिर नहीं सही रहेगा। इनको मीर जाफर को बैठा दिया। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। इनकी था कि हम यहाँ के लोग ही लालची हैं, उनको ही बैठा देंगे और मेरा काम हो जाएगा, तो हम क्यों उसको कब्जे में ले। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, ये भी एक समय किए, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जाओ, अब इसके बाद इनको बना दिया। देखते हैं, मीर कासिम को बना दिया, मीर जाफर को हटाकर। सब बंगाल की बात हो रही। जब मीर कासिम परेशान करने लगा, अब वो बन गया तो वो परेशान करने लगा, तो बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई याद रखिएगा 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको मीर कासिम को भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। फिर मीर जाफर बना दिए गए। देखिए, ये वन लाइनर में नहीं समझ में आएगा। वन लाइनर में आप रट्टा मारेंगे और इसमें कहानी के फॉर्म में पूरा समझ जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना चाहिए और नोट्स खुद बनाओ तो बहुत अच्छा। नहीं बन पा रहा है तो चैनल से जुड़े रहिए, और जो अंडरलाइन करते हैं वही नोट्स के रूप में, और आप हेडिंग वही डालेंगे और उसमें लिखते रहिए, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। वरना नोट्स आप खरीद भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, हमारे ही चैनल से खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट होगा, उसी पर आप संपर्क करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब यह नवाब को इन्होंने कहा ठीक है आप बैठो, यहाँ से जो भी कमाओ हमको 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाओ। 5 लाख बहुत थे पहले। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। अच्छा, कई ऐसे नोट्स हैं जो ये बता देंगे कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बना दिया गया। ये बता दिया जाएगा सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बनाया गया, लेकिन फिर ये नहीं बताया मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया गया, फिर मीर कासिम को हटाकर फिर ये लाइन नहीं रहती है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए, इसमें पूरी बात है। कंपनी अपने 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, 64 में बक्सर की लड़ाई हुई, मीर जाफर की मृत्यु हुई, 65 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब इरादे बदल गए कि भैया हम शासन करेंगे तुरंत, एकदम सीधे आके। कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ये अफसर हैं, आगे हम हेडिंग में पढ़ेंगे कि कंपनी के अफसर नवाब कैसे बन बैठे। आगे का है, फिर इसके बाद क्या हुआ। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ये देखो, इन्हीं के माध्यम से बन गए मुगल सम्राट ने। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ
उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। ब्रिटेन से सोना चांदी जो लाता था उसके बदले में यहाँ से खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। ये देखिए, ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज ही नहीं थी जो हम वो बेच सके। पहले एक्सचेंज वाला ज्यादातर मामला होता था, एक सामान गेहूं दो तो चावल लो, चावल दो तो गेहूं दो, उस हिसाब का। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। अब ब्रिटेन से सोना निकालने का कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला लेती थी, यही कमाती थी बढ़िया से। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी। इस कमाई से इतनी राजस्व की कमाई हो जाती थी कि यहाँ से सूती और रेशमी कपड़े खरीद लेती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। सोच लो कितना ज्यादा पैसे की कमाई हो रही थी। ये पूरा लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। ये कलर चेंज कर दें। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकता था, इतना राजस्व मिलता था, अपनी फौज को भी संभाल सकता था और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी निकल आती थी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ ही लिया कंपनी के अफसर नवाब कैसे बन बैठे, दीवान बैठे थे। पहले दीवान बने, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। कंपनी के अफसर नवाब, ये लोग नवाब बोलते थे ना, इसलिए लिखा हुआ है नवाब। ये देखिए नवाब लिखा है, लेकिन नवाब होता है बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। देखो, हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। आगे क्या होगा, इससे फायदा बता रहे कि क्या फायदा हुआ। अब नवाबों की तरह जीना है तो आगे यही होगा कि भैया अभी तो हम बनाए गए हैं, इसको अच्छे से कब्जा करना पड़ेगा, तब बढ़िया और राजस्व बढ़ेगा तो और ठाट बढ़ेंगे। अभी तो बंगाल पर ही अधिकार हुआ है, बंगाल के एक ही हिस्से पर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे, उनको बाध्य कर दिया गया। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। ये देखिए घूसखोर। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास को, जो मद्रास जिस हिस्से को बोला जाता था वो चेन्नई है, इंग्लैंड से 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था, इंग्लैंड से मद्रास आया था, सबसे पहले मद्रासी आया था, तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत कितनी थी देखिए, 4,01,102 पाउंड। पाउंड जो है वो डॉलर से भी ज्यादा होता है, और ये जो है अंक उस समय के हिसाब से उस समय बहुत हुआ, बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुल संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में
उसमें आत्महत्या कर ली। उसको लगा आप तो फंस जाएंगे, तो कायदे से जाएंगे, तो आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी कंपनियों, बहुत सारी बीमारियों, लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। बता रहे हैं कि कंपनी के कई अफसर जो है दौलत नहीं कमा पाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत के निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। अरे इन अंग्रेजों से क्या मतलब। इनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। वहां के लोग कहाँ के? इंग्लैंड में लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में भी देखते थे। यानी इंग्लैंड के लोग जो है, जब यहाँ के अधिकारी, अंग्रेजी अधिकारी, व्यापारी वाले जब वहां जाते थे इंग्लैंड में, तो उनके बड़े सम्मान हो जाते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। रातों रात आने वाले लोगों के रूप में भी देखते थे। अमीरों सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाला। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। बता रहा हिस्ट्री बता रहा है एनसीईआरटी की क्या क्या होता था। क्लाइव खुद को कैसे देखता था, ये पढ़ लेते हैं। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। अब देखते हैं क्या उसने कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर में मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे। ऐसे लिखा है, मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। यह है कहने मतलब कि अंग्रेजों, अब यही समझ लीजिए, मुस्कुराहट के लिए लोग एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। यानी अंग्रेजों वाकई में गोरी चमड़ी के लिए लोग क्या करते थे। आज भी यही हो रहा है। कौन सी पार्टी का अंग्रेज है बोलो, कमेंट में लिखना। किस पार्टी का अंग्रेज अध्यक्ष है? अध्यक्ष है या मालिक है, मालकिन है, जो भी, जिसको गोरी भी कहते हैं, गोरा गोरी, गोरे। कंपनी का फैलता शासन। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का फैलता शासन। बहुत लंबा हो गया। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें, अभी तो 1857 का जिक्र हुआ था पहले चैप्टर में, अभी बात नहीं आई, आगे पढ़ेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। वो डायरेक्ट उसने हमला नहीं किया, पहले सब कुछ जांच परख लिया, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और कूटनीतिक। कूटनीतिक मतलब क्या कमी चल रही है जिसका हम इस्तेमाल करें। आर्थिक यहाँ से कितना राजस्व आ सकता है। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए।
रेजिडेंट क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे। भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक गतिविधि होते थे, बता रहे हैं गतिविधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना। ये रेजिडेंट होते थे उनके बारे में बताया जा रहा है। ये राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और उनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। रेजिडेंट लंबा चौड़ा तैयार होगा, सेना टाइप का होता है। अगला राजा कौन होगा, किस पद किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी सीधे। एक सेकंड, सहायक संधि भी थोप देती थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं थी। जो सहायक संधि होती थी उसमें स्वतंत्र सेना अपनी नहीं रख सकती, अंग्रेज अपनी सेना भेजते थे, कहते थे ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे काम करेंगे। इसको कहते चोरी फिर भी सीना जोरी। अभी रेजिडेंट की ताकत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितना ताकतवर होते थे। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक, देखिए चित्र बना है, ये मुगल सेना है और कंपनी के लोग लगे हुए। अब बताओ ये पूरा नजर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इनके ऊपर क्या करने देंगे काम, बस अपने फायदे वाला कराएंगे। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए, जो सहायक सेना जो अपनी सेना अंग्रेज भेजते थे उसका भी पैसा लेते थे। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। जो मतलब लोग उनके हैं अंग्रेजों के और जबरदस्ती वो रख दिए हैं कि देखो देखेंगे, देखो अंग्रेजों ने धीरे धीरे काम किया, धीरे धीरे खून की तरह खाया भारत को, ऐसे नहीं एकदम से खाया। तो और फिर इसके बाद कह रहा है ये इसका हमको पैसा दो क्योंकि इनको वेतन देना है। तो वेतन अगर जो हम देंगे तो हम अपने मन मुताबिक लोगों को रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम बताएंगे हम जिसको रखेंगे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल, नाम क्या है, रिचर्ड वेलेजली, 1798 से 1805 तक ये रहा। उस समय अवध के नवाब को, अवध की बात हो रही है अब, बंगाल की बात नहीं, अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। यही सहायक जो सेना है उसका पैसा नहीं दे पाए, इसी आधार पर पैसा भी बहुत ज्यादा अमाउंट रखे थे। आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ लेते हैं। अपने बेटों, यह है नवाब, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट्स के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला, ये है बेटे, सुजाउद्दौला है, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला, टिल्ली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र। पहले तो हाथ से बनते थे ना। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहा। यह निषेधाज्ञा यानी निर्देश, अधीनस्था, दब्बूपन, दब के रहना। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी ये पढ़ते हैं। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। रेजिडेंट जो है कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में
स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका पहले चैप्टर भी नाम लिया जा चुका है, जेम्स मिल थे। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। ये राजनीतिक दार्शनिक हैं, जीवन के दार्शनिक नहीं। मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेध 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 आज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है, यानी दब्बूपन में रहता है, और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो सकती है। ये बता रहे हैं 1832 में इन्होंने ये लिखा था। यही सब राय देते थे इनको। टीपू सुल्तान को देख लो, बनाया गया है। टीपू सुल्तान शेर मैसूर, मैसूर के ये खिताब मिला था, शेर मैसूर, क्योंकि मैसूर से थे। इनके बारे में पढ़ते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर, इस समय मैसूर कहाँ पे है, कमेंट में बताइएगा। मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782, और उनके अच्छा ये जो सेना थी अंग्रेज की, इतना सब कर रहा था, जैसे बंगाल में कर रहा था सब, तो अगर सारे मुगल सेना, सारे मुस्लिम शासक मिलके अंग्रेज को से युद्ध करते, तो हार के अंग्रेज भाग जाते पहले ही। लेकिन एका कहीं भी रहा ही नहीं, ये हमेशा रहता है, एका ही नहीं रहेगा। उनके विख्यात पुत्र किसके, हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार है वो इन्हीं के रियासत के नियंत्रण में था। यहां से कंपनी अपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785, यह हटा दे, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। इन्होंने 1785 में रोक दिया। किन किन चीज को याद रखिएगा, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। यानी बाहर भेजना, निर्यात मतलब जो हम दूसरे कंट्री में भेजते हैं। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। स्थानीय जो सौदागर यानी व्यापारी होते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करना रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। ये जो फ्रांसीसी व्यापारी होते थे उनसे अपना संबंध अच्छा करने लगे। उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। उन्हीं के जरिए सेना का जो है आधुनिकीकरण किया। जैसे तलवार से लड़ाई पहले होती थी, तो बंदूक और अन्य चीजों का इस्तेमाल करने लगे, जो उस समय ज्यादा आधुनिक कही जाती थी। यहां हम देख लेते हैं, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये देखो, जो बोएगा वो काटेगा, ये कहा जाता है ना,
तो जो यहाँ के शासक ही थे वो भी कहाँ जनता को उतना खुश रखे थे, वो भी अत्याचार किए थे। तो आज उनकी फैमिली पर भी अत्याचार करने वाला कोई दूसरा आ गया। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। देखो इनके बेटों को, ये कार्नवालिस बंधक बनाए। डेनियल आर्म द्वारा चित्रित है, चित्र बनाया गया। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, कंपनी की फौजों को। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। 1792 में मराठा, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों, इन सब की मिलके हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के देखो अंग्रेज का क्या रहता था, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा से नफरत करता था, एक राज्य दूसरे राज्य से करता था, क्योंकि एक राज्य का जो शासक होता था वो काफी वहां क्रूरता फैलाए हुए रहता, तो वहां की जनता खुश रहती नहीं थी। तो दूसरे राज्य के लोग भी जो है उस राजा से नफरत करते थे, उस राज्य के तो करते ही थे, इसलिए साथ नहीं दिए। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था। ये देखिए, ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। बड़ा मजा आता था इसे बनाने में इनको। चलिए, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। कहाँ की बात है, पहले यहाँ, अभी तो हम इधर का पढ़े हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आधुनिकीकरण कर दिया टीपू सुल्तान। अभी तो ये चित्र पर थे हम लोग, तो इस चित्र की बात हो रही थी, तो ये सब बात हुई है कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें अभी बंधक नहीं बने हैं, वहां तक का कहीं भी चिपका देते हैं एनसीईआरटी। वैसे साइड में, कहानी के साइड में ही जोड़े तो ठीक रहे। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए कि अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और हमारे व्यापार चौपट कर रहे हैं, हमसे व्यापार नहीं कर रहे हैं और फ्रांस से घनिष्ठता कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान, बाप बेटे, बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। मैसूर के साथ 4 बार जंग हुई। कब? 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। ये याद रखना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। ओके, और 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। नहीं याद हो पाएगा तो ये आखिरी वाला याद रखना, श्रीरंगपट्टनम में आखिरी जंग हुई थी। कंपनी को सफलता मिली। कंपनी राजधानी की रक्षा करते हुए अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने ओडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया। राजकाज पुराने ओडियार राजवंश था कोई, इसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे, सौंप दिया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि बहुत खतरनाक संधि थी। सहायक संधि पीछे समझाया जा चुका है। सहायक संधि में क्या होता था कि अपनी ही सेना अंग्रेज लोग उस नवाब के यहाँ भेज देते थे और उस नवाब को जो सैलरी देनी पड़ती थी वो सैलरी
वही नवाब देता था, लेकिन डायरेक्ट नहीं, वो नवाब उस कंपनी के मालिक को देता था और वो कंपनी जो है फिर उनको देती थी। टीपू की कहानी भी पढ़ लेते हैं। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है, यानी लोगों के एक दूसरे से सुनने से बनती है। प्रचलित किस्सों में भी उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया। ऐसा बोल दिया था और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उससे उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की ही तस्वीर होती थी। ये सब बताया जा रहा है। इतिहासकार जो भी न बता दे, इतिहासकार किसी को हीरो भी बना दे, किसी को जीरो भी बना दे। टीपू का खिलौना शेर। कोई भी शासक, राजा, राजतंत्र कभी भी अच्छा नहीं रहा, कभी किसी ने ख्याल नहीं रखा, जनता का, प्रजा का कभी किसी ने रखा। बस कहानियां छपती रही और वही भरते रहो, फिर वही लोग, चाहे महाराणा प्रताप ही क्यों ना हो, कोई भी, सबने यही काम किया है, अपना फायदा। टीपू का खिलौना शेर, ये बना हुआ इनका खिलौना। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। मशीनी खिलौना है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। यूरोपीय सिपाही है, ये देखिए नकली शेर है, ये दबाए हुए हैं। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब सोचो, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बन गई थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। बताओ, ये खिलौना वहां रखा है, हम लोग देख भी नहीं सकते। कहाँ रखा है? लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। बहुत लंबा वीडियो हो गया। अब ये दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, दिमाग से भी बाहर निकल जाएगा आपके। ओके, अगला पार्ट पढ़ाएंगे बाद में। सो आई होप लेसन समझ में आया होगा और आप नोट्स बना भी लेंगे। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आप विश्वास रखिए, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो एनसीईआरटी की सारे सोल्यूशन मिल जाएगा। एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी जग जाएगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, ठीक है। नमस्कार, बाय बाय।